नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आर्यन कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए रोज अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो लेक्चर बनाते हैं, जिसमें मैं इंडियन ज्योग्राफी की वीडियो लेक्चर बनाता हूं, जिसमें आप देखते हैं बिल्कुल मैप डायग्राम के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ आपको वीडियो उपलब्ध कराते हैं। दोस्तों, आपकी नैतिकता और जिम्मेदारी है कि इन वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके आपका फीडबैक दें। दोस्तों, मोबाइल के सामने 1 घंटे का वीडियो क्रिएट करना और उसको अपलोड करना, उसकी सभी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखना, वीडियो में सभी कॉन्सेप्ट को शामिल करना, तो ये हम मेहनत आपके लिए और इंडियन ज्योग्राफी के विभिन्न कॉन्सेप्ट के लिए और विभिन्न सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वीडियो लेक्चर अपलोड करते हैं। तो आपकी नैतिकता है कि इन वीडियो को दोस्तों लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। और तथा यदि आप इस फील्ड स्ट्रीम से नहीं हैं, आप इन वीडियोस को नहीं देखना चाहते हैं, आपका ये फील्ड नहीं है, तो उन लोगों तक इनको शेयर कर सकते हैं। तो आप इन वीडियो को शेयर करो। तो जैसा कि हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो इंडियन ज्योग्राफी में दोस्तों हमने क्रमबद्ध तरीके से बिल्कुल एक बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट किया था। उसी क्रम में अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला टॉपिक है, वो है उत्तर का विशाल मैदान। ये आप देख सकते हैं, उत्तर के विशाल मैदान का ये मैंने प्रादेशिक विभाजन किया है, अर्थात उसको प्रदेशों, स्टेट वाइज अलग अलग एरियाज के आधार पर डिवाइड किया है। तो इन एरियाज के वाइज उसको मैंने डिवाइड किया है, तो इसको हम पढ़ेंगे उत्तर के विशाल मैदान में प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रादेशिक विभाजन का निर्माण कैसे हुआ, इस प्रादेशिक विभाजन की क्या महत्वता है, भारतीय उपमहाद्वीप की इस पूरी प्लेट में, इस हिमालय पर्वत के दक्षिण में, इस उत्तर के विशाल मैदान जो लगभग सिंधु नदी से उधर ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तारित है, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तारित इस लंबे उत्तर के विशाल मैदान का क्या महत्व है, इसका क्या सामाजिक सांस्कृतिक, इसकी क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसकी क्या कृषि उपज औद्योगिक विकास नगरीकरण शहरीकरण, इसमें क्या योगदान है, तो इन योगदानों को पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ये पॉइंट मैंने इसमें लिखे हैं, जैसे कि भौगोलिक महत्व, कृषि एवं औद्योगिक महत्व, सांस्कृतिक सामाजिक महत्व और खनिज संसाधन में महत्व। इनको पढ़ने से पहले पढ़ेंगे हम इसका निर्माण। आखिर उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे हुआ, उत्तर के इस विशाल मैदान का निर्माण में कौन कौन सी नदियों की कौन कौन सी निक्षेप क्रिया है, अर्थात जो हिमालय पर्वत से विभिन्न नदियां आती है वो निक्षेप के द्वारा, बाढ़ के द्वारा इस मैदान का निर्माण करती हैं और वो विभिन्न मृदाओं को यहाँ पर जमा करती हैं और जिससे इस क्षेत्र को कृषि योग्य, उपजाऊ एवं सामरिक महत्वता प्रदान करती हैं। तो इस मैदान को आप देख रहे होंगे, इसको मैंने प्रादेशिक विभाजन में बांटा है। तो इसका निर्माण सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर इस मैदान का निर्माण कैसे हुआ, फिर उसका परिचय, अर्थात इस मैदान का क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और इस मैदान की क्या महत्वता है। इसमें महत्वता में ये पॉइंट भौगोलिक महत्व, कृषि एवं औद्योगिक महत्व, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व और खनिज संसाधन। ठीक है, खनिज संसाधनों में पेट्रोलियम, ठीक है, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ऐसे खनिज संसाधन, शक्ति के संयंत्र। ठीक है, तो इन महत्व पर चर्चा करेंगे, इनसे पहले हम निर्माण पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए अंत तक वीडियो के। अगर आपको उत्तर के विशाल मैदान में जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे और कभी भी उन कॉन्सेप्ट को आप भूलोगे नहीं। कैसे, जैसे कि हमने देखा इस उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण कैसे होता है कि हिमालय पर्वत से जितनी भी महान विशाल नदियां निकलती हैं वो समतल मैदान में इसमें निक्षेप क्रिया के द्वारा, बाढ़ के द्वारा प्रतिवर्ष मृदा जमा करती है। ठीक है, एक अवसाद जमा करती है और निक्षेप क्रिया से इस विशाल मैदान का निर्माण होता है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या था, इसमें कॉन्सेप्ट ये था कि ये हिमालय पर्वत से इसके विभिन्न ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियां ही उनकी निक्षेप प्रतिक्रिया से समतल भूभाग में बहने से अवसाद के रूप में या अवसाद से, ठीक है, बाढ़ से इन विशाल मैदानों का निर्माण हुआ है। ठीक है, इनका प्रादेशिक विभाजन किया गया है। इससे पहले दोस्तों मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था उत्तर के विशाल मैदान का भौतिक या भू आकृतिक विभाजन, अर्थात इस उत्तर के विशाल मैदान का भौतिक महत्व क्या है, भौतिक विभाजन क्या है, अर्थात भौतिक भूआकृति के आधार पर इसको कौन कौन से भागों में विभाजित किया गया है। जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था भावर, ठीक है, तराई, बांगर, खादर, डेल्टाई, ये प्रदेश पड़े थे। ठीक है, जिसमें भावर सबसे उत्तरी था, जिसमें नदियां अदृश्य में होती हैं, कंकड़ पत्थर,
इन बिल्कुल पारगम में चट्टानी की तरह रहती हैं। और इसी प्रकार तराई बाग पड़ा उसके, ठीक है, बावर के दक्षिण में तराई बाग। तो तराई बाग की क्या विशेषता थी कि इसमें जो नदियां होती हैं वो जो बावर क्षेत्र में दृश्यमान थी वो पुनः बावर क्षेत्र में जो अदृश्यमान नदियां थी वो तराई क्षेत्र में पुनः दृश्यमान हो जाती हैं और एक दलदल, ठीक है, एक दलदल का निर्माण करती हैं जिसमें वन्य जीवों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसका एक पॉइंट है निर्माण। तो निर्माण में आपको लिखना है कि हिमालय पर्वत के दक्षिण में, ठीक है, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक फैले इस विशाल मैदान का निर्माण हिमालय नदियों से निकलने वाली बाढ़ या हिमालय नदियों की निश्चित क्रिया से इस समतल भूभाग का इस मैदान का निर्माण हुआ है। ठीक है, कैसे कह सकते हो, क्योंकि हमने देखा इधर से मानसरोवर झील, ठीक है, इस सिंधु नदी निकलती है और सिंधु नदी की भी बहुत सी सहायक नदियां होती है जैसे कि झेलम, ठीक है, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से क्या निकलती है दोस्तों, सतलज नदी निकलती है जो आगे चल के सिंधु नदी मिल जाती है। तो सतलज की बहुत सहायक नदियां होती हैं। तो इस मैदान का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो सतलज नदी से लेकर के इधर ब्रह्मपुत्र नदी तक। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें दोस्तों तो ब्रह्मपुत्र नदी का आप देख सकते हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, जो यहाँ दिबांग से 90 डिग्री का कोण बनाएगी और असम, अरुणाचल प्रदेश से होके बांग्लादेश और ये गंगा की नदी में मिलके बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा बनाती है और वहां विलीन हो जाती है। तो इन नदियों का क्या महत्व है इस मैदान के निर्माण में? इस मैदान के निर्माण दोस्तों इन नदियों का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि इन नदियों की बहुत सहायक नदियां जैसे कि उत्तराखंड के गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियरों से गंगा, यमुना, ठीक है, और उनकी भी सहायक नदियां जैसे कि कोशी है, गंडक है, ठीक है, गोमती है और यमुना, और कुछ प्रायद्वीप से कुछ नदियां निकलती हैं। प्रायद्वीप से कौन सी निकलती हैं, जैसे कि सोन नदी, ठीक है, चंबल। तो इन नदियों के द्वारा इस उत्तर के विशाल मैदान का निक्षेप क्रिया से उनके बाढ़ के द्वारा अवसाद जमा होने से इस विशाल मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, जिसके हमने बिल्कुल उत्तर से दक्षिण के क्रम में अलग अलग भू आकृतिक अलग अलग भौतिक प्रदेश पड़े। पिछली वीडियो में आप पिछली वीडियो को देखें, ठीक है, जिसमें बावर, तराई, बांगर, घाघर, डेल्टा, इसके बारे में अच्छी से मैंने बताया है। ठीक है, तो आज हम इसके प्रादेशिक विभाजन के बारे में बात करेंगे कि इस विशाल मैदान का प्रदेशों के आधार पे विभिन्न नदियों विभिन्न क्षेत्रों के आधार पे कौन कौन से भागों में इस विशाल मैदान को बांटा, अलग अलग क्षेत्रों अलग अलग प्रदेशों के आधार पे कौन कौन से भागों में बांटा गया है और फिर उन भागों में बांटने का कारण क्या है। जैसे कि इसको राजस्थान का मैदान दिया गया है, इसको पंजाब या सिंधु प्रदेश बोला गया है। इस गंगा के पूरे मैदान को भी 3 भागों में बांटा गया है, ऊपरी गंगा का मैदान, ये मध्य गंगा का मैदान और आप देख रहे हो ये पश्चिम बंगाल तरफ है, ठीक है, निम्न गंगा का मैदान। इसी प्रकार उधर ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो इन अलग अलग इस पूरे विशाल मैदान को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो अलग अलग भागों में बांटने से इनका क्या अधिक महत्व है, ठीक है, और यहाँ पर क्या पाया जाता है, तो उसको देखेंगे। निर्माण मैंने देख लिया, प्रादेशिक विभाजन। दोस्तों आपसे केवल यही गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक देखें। आपने जब एक बार ये वीडियो देख ली उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन किस तरीके से होता है, कभी भी आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलोगे। कारण सहित व्याख्या मिलेगी आपको इस पर कि क्या कारण है कि राजस्थान का मैदान मरु प्रदेश है, क्या कारण है कि उत्तर के विशाल मैदान में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा मिलती है, क्या कारण है कि यहाँ पर सबसे अधिक खनिज मिलती है, और क्या कारण है कि असम के इस ब्रह्मपुत्र के मैदान में सबसे अधिक पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं। ठीक है, तो इन कारण सहित व्याख्या आप बस वीडियो के अंत तक बनी रहें। और आपने अभी तक हमारा अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, जिससे हमको क्या अच्छा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा और आपके लिए और अच्छी वीडियो बना के लाएंगे। प्रादेशिक विभाजन की बात करें तो उत्तर के विशाल मैदान का दोस्तों 4 भागों में प्रादेशिक विभाजन किया गया है, मुख्यतः 4 भागों में। ठीक है, अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं तो उनके नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि पहला भाग है राजस्थान का मैदान। कौन सा? राजस्थान का मैदान। ठीक है, मैंने राजस्थान के मैदान को भी इसमें चित्रित किया है, आप देख सकते हैं राजस्थान का मैदान है जो कि पंजाब के मैदान, सिंधु के मैदान से नीचे
राजस्थान के पश्चिमी मरु और पश्चिमी इस मरुस्थलीय क्षेत्र में, ठीक है। तो ये भी एक उत्तर के विशाल मैदान का ही भाग है, ठीक है। कभी भी आप ये भ्रम में न रहें कि इस राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश को अलग ही रखा गया है, इसको अलग ही भौतिक संरचना, अलग ही भौतिक प्रदेश में रखा गया है, बल्कि ये उत्तर के विशाल मैदान का पश्चिमी दक्षिण राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थल, ठीक है, जो राजस्थान का मैदान प्रादेशिक विभाजन किया गया है उत्तर के विशाल मैदान में, ठीक है। अगर इसका दूसरा विभाजन देखा जाए दोस्तों, तो पंजाब या सिंधु प्रदेश, ठीक, पंजाब या सिंधु प्रदेश, ठीक है। तो ये भी एक क्षेत्र, एक विशेष स्टेट, ठीक है, राज्य के आधार पर इसका नाम दिया गया पंजाब या सिंधु, ठीक है। आप इधर देखोगे पाकिस्तान में पंजाब पड़ता है और ये, ठीक है, पंजाब हरियाणा और, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब सिंध प्रांत। तो इसमें कौन सा मैदान है, कौन सा प्रदेश है, पंजाब या सिंध प्रदेश, ठीक है, ये आप दिख रहे हो। इसके बाद अगर तीसरे भौतिक विभाजन की बात की जाए तो आपको पूरा ये उत्तर का विशाल मैदान में गंगा का मैदान मिलेगा। कौन सा, गंगा का मैदान, जो कि सबसे अधिक क्षेत्रफल में विस्तारित है और सबसे अधिक उपजाऊ भी है। अर्थात सबसे अधिक उपजाऊ इसलिए क्योंकि जितनी भी हिमालय नदियां निकलती हैं वो इसी समतल भूभाग से होकर निकलती हैं, और जब वो निकलेंगी मंद गति से और उनमें निक्षेप क्रिया होगी, ठीक है, प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा अवसाद जमा करेंगी, तो इस विशाल मैदान की जो मृदा है वो उपजाऊ होगी, ठीक है। और ये मैदान अत्यधिक उपजाऊ, जो कि कृषि के लिए, ठीक है, शहरी नगरीकरण के लिए बहुत क्या है, महत्व रखता है, ठीक है। तो इस मैदान में खनिज भी अधिक है, ठीक है, कृषि के लिए भी उत्तम है क्योंकि मृदा कैसी है, उपजाऊ। अगर गंगा के मैदान का दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है, इस 3 भागों में बांटने का कारण केवल यही है, इस उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के मैदान को ऊपरी गंगा का मैदान बोला जाता है, ठीक है, जहां से ये नदियां निकलती हैं, बाबर तराई वाला क्षेत्र, ठीक है। अगर इस बीच के मैदान की बात की जाए, मध्य गंगा का मैदान, तो ये मैदान भी सर्वाधिक उपजाऊ, जो उत्तर प्रदेश बिहार में विस्तारित है, ठीक है। और तीसरा ये निम्न, ठीक है, जो कि लगभग पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग क्षेत्र में, ठीक है, और ये बिहार वाले क्षेत्र में विस्तारित है। तो ये गंगा के तीनों मैदान हो गए। अब इन तीनों मैदानों की विशेषताएं पढ़ेंगे, इन तीनों मैदानों में कौन कौन सी कृषि, इन तीनों मैदानों की क्या जलवायु है, इन तीनों मैदानों में क्या, ठीक है, मौसम है, वर्षा, मृदा, खनिज, कृषि, इन सभी पॉइंट को पढ़ेंगे। तो गंगा का विभाजन, गंगा के मैदान का 3 भागों में विभाजन किया गया है। पहला भाग कौन सा है, ऊपरी गंगा का मैदान। कौन सा, ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है। अगर दूसरी भाग की बात की जाए गंगा के मैदान की, तो आप देख सकते हैं ये मध्य गंगा का मैदान। कौन सा, मध्य गंगा का मैदान, ठीक है दोस्तों। मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप देख सकें, और बिल्कुल चित्र भी आपके सामने है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा भाग इसका निम्न गंगा का मैदान, ठीक है, निम्न गंगा का मैदान। अब इनकी अगर भौतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति की बात की जाए, तो उत्तरी गंगा का मैदान, जो कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में विस्तारित है, ये उत्तर प्रदेश बिहार, ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में मध्य गंगा का मैदान विस्तारित है। और ये सबसे निम्न, ठीक है, कुछ दक्षिणी की ओर मुड़ गया है, ठीक है, दार्जिलिंग क्षेत्र में, और ये पश्चिम बंगाल में अधिक विस्तार है इसका, ठीक है, और उत्तर प्रदेश, इसको बोला गया है निम्न गंगा का मैदान, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो गंगा की नदी है, गंगा नदी है, वो गंगा नदी इस पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर के, ठीक है, पश्चिम, ठीक है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर, ठीक है, डेल्टा या एस्चुरी का निर्माण करती है। तो आपने देखा प्रादेशिक विभाजन में 3 भाग। अब अगर चौथा प्रादेशिक विभाजन के नाम को लिखा जाए तो ये ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है, कौन सा, ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब ये मैदान भी हिमालय पर्वत और नीचे ये मेघालय का पठार, इनसे बिल्कुल लगा हुआ है। तो हिमालय से जितनी नदियां निकलती हैं उन नदियों की निक्षेप क्रिया से भी तो इस मैदान, इस भूभाग, इस समतल पृष्ठ का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस समतल पृष्ठ का निर्माण भी कुछ निश्चित क्रिया से ही होता है, ठीक है, जिसमें ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि आप देख सकते हैं ये
अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नामक स्थान से 90 डिग्री कोण पर मुड़ेगी और उसमें दिबांग, लोहित, ठीक है, ये उसकी कुछ सहायक नदियां मिलेंगी और ये निश्चित क्रिया से इस मैदान का निर्माण करेंगी, ठीक है, क्योंकि इस समतल मैदान में अगर ये बड़ी बड़ी विशाल जल भराव वाली नदियां बहती हैं तो ये क्या करती हैं, नदी द्वीप का निर्माण करती हैं। आगे देखेंगे कि किस तरीके से इनमें राष्ट्रीय जलमार्ग, ठीक है, नेशनल वाटरफॉल, इनका वाटर मार्ग, इनका निर्माण होता है नदी द्वीपों का। जैसे कि आपने देखा वो मांजुली नदी द्वीप, ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ठीक है, असम में मांजुली नामक जिले में स्थित है। तो इनका निर्माण कैसे होता है और इनका महत्व क्या है और इसी क्षेत्र में किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आपने इस प्रादेशिक विभाजन में इसको 4 भागों में बांटा। राजस्थान का मैदान, पंजाब या सिंधु प्रदेश, गंगा का मैदान को 3 भागों में और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान। आप इसमें चित्र में भी देख सकते हैं। अब हम एक एक मैदान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट या इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। ये तो हमने उसका प्रदेशों और क्षेत्रों के आधार पर विभाजन कर दिया। अब एक एक प्रादेशिक विभाजन को, एक एक प्रदेश मैदान को नदियों के हिसाब से, मृदा के हिसाब से, भौतिक संरचना के हिसाब से, वहाँ की कृषि, ठीक है, वहाँ की औद्योगिक दृष्टि, वहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसके आधार पर उसका क्या महत्व है, ठीक है, और उसका कौन से क्षेत्र में विस्तार है, उन सभी अलग अलग भागों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सा स्टार्ट करें, राजस्थान का मैदान या पंजाब? चलो राजस्थान का मैदान स्टार्ट करते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि राजस्थान का जो आपने ये चित्र अंकित किया है, ये तो मरुस्थलीय प्रदेश है जिसमें थार का मरुस्थल विद्यमान है। तो थार का मरुस्थल यहाँ पर है और इसको हम उत्तर के विशाल मैदान में अलग प्रादेशिक विभाजन इसका कर रहे हैं, ठीक है। तो ये राजस्थान का मैदान है, इसका कुछ भाग बांगर मिट्टी से निर्मित मैदान है और कुछ भाग मरुस्थलीय है जिसमें रेत, ठीक है, और इस थार का मरुस्थल आता है जो कि शुष्क, ठीक है, ये अर्ध शुष्क और बिल्कुल रेतीला, ठीक है, राजस्थान का मैदान। अब राजस्थान के मैदान के बारे में हम एक एक पॉइंट के हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है स्थिति, कि इसकी स्थिति बताइए। दोस्तों अगर आपको स्थिति लिखने को बोलता है, ये स्थिति में कोई पॉइंट पूछता है, जैसे कि उसने कोई ऑप्शनल क्वेश्चन पूछ दिया कि राजस्थान के मैदान की स्थिति कहाँ पर है, तो भारत के उत्तर पश्चिम में, राजस्थान के पश्चिम में और अरावली पर्वत के पश्चिम में ये थार के मरुस्थल में विस्तारित राजस्थान का मैदान है, ठीक है, जो कि पूरे उत्तर के विशाल मैदान का एक भाग है। तो इसकी स्थिति में आप इतना लिखोगे, ठीक है, कितना लिखोगे, राजस्थान के पश्चिम में मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है, मरुस्थलीय प्रदेश जो कि उत्तर के विशाल मैदान का एक भाग है। एक भाग है, ठीक है, जिसमें कौन सा मरुस्थल, थार का मरुस्थल स्थित है, ठीक है। इसका भी बहुत अधिक महत्व है इस मरुस्थलीय प्रदेश का। यहाँ पर सबसे बड़ी बड़ी खारे पानी की अंतर, ठीक है, नियत झीलें पाई जाती हैं, ठीक है, और इसी क्षेत्र में विभिन्न नदियां भी पाई जाती हैं, ठीक है, जो उस मैदान को उपजाऊ बनाती हैं। लेकिन ये एक मरुस्थलीय प्रदेश, एक शुष्क, ठीक है, एक वृष्टि छाया वाला क्षेत्र, थार का मरुस्थल, ठीक है, स्थित है। अब अगर एक पॉइंट और इसमें अब हम शामिल कर दें, अब जैसे कि आपके माइंड में अरावली पर्वत की संरचना आ रही होगी। अरावली पर्वत जो गुजरात से लेकर के बिल्कुल राजस्थान और लगभग दिल्ली तक विस्तारित है, ठीक है, अरावली पर्वत जो एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, सबसे प्राचीन पर्वत की श्रेणी में रखा गया है, जिसका कई भागों में टूट गई, ठीक है, गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब अरावली पर्वत के पश्चिम में, पूर्व में नहीं, पश्चिम में इस राजस्थान के मैदान को देखा जा सकता है। पश्चिम में राजस्थान का मैदान थार के मरुस्थल में अरावली पर्वत के पश्चिम में विस्तारित है। अब अगर अरावली पर्वत की आप पूर्व में बात करोगे दोस्तों,
तो अरावली पर्वत के पूर्व में आपको ये केंद्रीय उच्च भूमि देखने को मिल जाएगी। केंद्रीय उच्च भूमि, ठीक है, ये प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार का एक, ठीक है, पठारी प्रदेश है। तो अरावली पर्वत केंद्रीय उच्च भूमि और इस राजस्थान के मैदान के बीच एक विभाजक रेखा, ठीक है, इस एक बाउंड्री लाइन का निर्माण करती है। ठीक है, तो इसमें इस पॉइंट को भी शामिल कर लो। अरावली पर्वत राजस्थान के मैदान और कौन सा, ये प्रायद्वीपीय पठार का केंद्रीय उच्च भूमि, प्रायद्वीपीय पठार के केंद्रीय उच्च भूमि के बीच विभाजक रेखा का निर्माण करता है। ये निर्माण करती है कौन, अरावली पर्वत। तो हमने इसकी स्थिति देखी कि राजस्थान के मैदान की स्थिति कहाँ पर है। तो राजस्थान के मैदान भारत के पश्चिम में, राजस्थान के पश्चिम में अरावली पर्वत के, ठीक है, अरावली पर्वत जो कि केंद्रीय उच्च भूमि, और ये राजस्थान के मैदान, ठीक है, ये केंद्रीय उच्च भूमि है। ठीक है, तो इस दोनों के बीच अरावली पर्वत एक विभाजक रेखा का निर्माण करती है। तो यहीं पर ही राजस्थान के मैदान की स्थिति है। अब हम बात कर लें राजस्थान के मैदान के कुछ भौतिक दृष्टि देख लेते हैं इसकी। ठीक है, तो राजस्थान का मैदान एक मरुस्थलीय, शुष्क, ठीक है, और शुष्क या अर्ध शुष्क और वृष्टि छाया वाला क्षेत्र है। ठीक है, भौतिक दशा कैसी है इसकी दोस्तों, भौतिक दशा में कौन सा पहला पॉइंट, मरुस्थलीय। ठीक है, और दूसरा जलवायु की बात की जाए यहाँ की, तो जलवायु कैसी है इस मैदान की, जो राजस्थान के पश्चिम में पड़ता है, ठीक है, मरुस्थलीय। मरुस्थलीय में इसमें उदाहरण ले सकते हैं थार का मरुस्थल। ठीक है, जलवायु शुष्क और अर्ध शुष्क। ठीक है, शुष्क और अर्ध शुष्क इसकी जलवायु है। ठीक है, और अगर दोस्तों यहाँ पर मृदा की बात की जाए तो मृदा मरुस्थलीय मृदा यहाँ पर मिलती है। चूंकि मरुस्थलीय मृदा क्यों मिलती है, क्योंकि यहाँ पर विभिन्न बड़ी बड़ी नदियाँ निक्षेप क्रिया नहीं करती हैं, उनसे जलोढ़ मृदा या, ठीक है, उपजाऊ मृदा का निर्माण नहीं होता है। तो यहाँ पर लगभग एक नागा पहाड़ी है, वहां से लूनी नदी निकलती है। तो लूनी नदी ही, ठीक है, इस मैदान में कुछ जल की आपूर्ति को सुनिश्चित करती है। मरुस्थलीय मृदा यहाँ पर पाई जाती है। अब मरुस्थलीय मृदा में दोस्तों जैसे कि धान है, गेहूं है, गन्ना, ये तो हो नहीं सकता। तो मरुस्थलीय मैदान में या मरुस्थलीय जो मृदा होती है उस प्रदेश में आप मोटे अनाजों की कृषि कर सकते हैं। ठीक है, मोटे अनाजों जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, मक्का, इनकी कृषि यहाँ पर की जा सकती है। ठीक है, मृदा हो गया, जलवायु हो गया, इसकी प्रकृति मरुस्थलीय है जिसमें थार का मरुस्थल है। ठीक है, अब अगर इसके निर्माण की बात की जाए कि इस थार के मरुस्थल अर्थात क्या कारण है कि यहाँ पर बिल्कुल रेती रेत और बिल्कुल बंजर भूमि है। ठीक है, तो बंजर भूमि का कारण दोस्तों इसका, इस कारण को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है कि जो अरब सागर से मानसूनी हवाएं निकलती है, क्योंकि मानसूनी हवाएं निकलेंगी और राजस्थान का मैदान, ठीक है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र इसके पैरेलल में आता है, ठीक है, इसके समानांतर आता है। इससे ये मानसूनी हवाएं इस मैदान में होकर इस मैदान में वर्षा नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वहां उनको, ठीक है, ग्रीष्म नहीं मिल पाता है। क्योंकि अगर ये बंगाल की खाड़ी, इनसे ही मानसूनी हवा निकलती है ग्रीष्म काल में, तो ये हवाएं किसी बड़े पहाड़ पर्वत से टकराएंगी और, ठीक है, वहां वर्षा कराती हैं। तो इस मैदान में अरब सागर से निकलने वाली ये मानसूनी हवाएं, क्योंकि ये मैदान इसके पैरेलल है, ठीक है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल पिघल नहीं सकती है ये हवाएं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वर्षा नहीं करा पाती और ये सीधे जाती हैं और इस, ठीक है, शिवालिक, इस उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र से टकराती हैं
और वहाँ वर्षा कराती है। ठीक है, तो ये मैदान, ठीक है, प्रतिवर्ष शुष्क बिल्कुल बंजर हो गया है। ठीक है, बंजर भूमि। ठीक है, तो ये राजस्थान के मैदान में इतना तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि इसकी भौतिक दशा मरुस्थलीय, जिसमें थार का मरुस्थल विद्यमान है। जलवायु शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु है। मृदा मरुस्थलीय मृदा है, जिसमें मोटे अनाज की कृषि की जा सकती है। बंजर भूमि है। एक पॉइंट और लिख लो दोस्तों इसमें, नदियां। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर एक भी नदी नहीं होगी। ठीक है, तो नदियों की बात करें तो लूनी, बनास, ये दो प्रमुख यहाँ की नदियां हैं। ठीक है, जिसमें लूनी नदी है वो नागा पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ये अरावली पर्वत तरफ आती है, नागा पहाड़ी, लूनी नदी और बनास नदी। ठीक है, भारत में नमक का उत्पादन, ठीक है, जितनी भी ये नमकीन पानी की, ठीक है, झीलें हैं वो राजस्थान के इसी मरुस्थलीय प्रदेश में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कुछ गुजरात में भी है और कुछ इधर इस क्षेत्र में भी है। ठीक है, जिसमें सांबर है, ठीक है, डीडीवाना, देवर, नक्की, ये प्रमुख झीलें हैं। तो झीलों की को भी लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, सांबर, ठीक है, देवर, नक्की। सांबर झील के दोस्तों आप याद रखना कि ये भारत की सबसे बड़ी, ठीक है, अंतर्निहित सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, और डीडीवाना। तो ये तो राजस्थान के मैदान, कुछ झीलें हो गई, कुछ नदियां हो गई। ठीक है, बाकी कृषि हो गई, बाकी मृदा हो गई, बाकी भौतिक दशा हो गई। अगर अब हमने जलवायु में शुष्क और अर्धशुष्क लिखा, ठीक है, इसको एक पॉइंट और लिख सकते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र। ये वृष्टि छाया क्षेत्र, बंजर भूमि। ठीक है, अनुर्वरक और अनुपजाऊ। ठीक है, यहाँ पर जो मृदा है वो बिल्कुल उपजाऊ नहीं है। ठीक है, मरुस्थलीय मृदा है। तो ये तो राजस्थान के मैदान में बेसिक पॉइंट, और ये तो आपको याद रखना ही चाहिए। अब राजस्थान के मैदान में कहाँ क्या होता है, ठीक है, वो इस भौतिक प्रदेश में या भौतिक विभाजन में नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये राजस्थान के मैदान में ये पॉइंट आप अच्छे से देख लीजिए। अब राजस्थान के मैदान की बात करेंगे दोस्तों, पंजाब या सिंध प्रदेश के बारे में। इसको राजस्थान के मैदान से अलग क्यों रखा गया है? और राजस्थान के मैदान में थार का मरुस्थल है, मरुस्थलीय प्रदेश है, बंजर भूमि है। तो क्या पंजाब के मैदान, इस पंजाब सिंध प्रदेश में, इस मैदान में मरुस्थलीय प्रदेश क्यों नहीं? ठीक है, क्या यहाँ पर उत्तम कृषि होती है, औद्योगिक विकास होता है? तो देखो, दूसरा विभाजन कौन सा है, पंजाब या सिंध प्रदेश। ठीक है, इसकी बात करें तो ये लगभग दो देशों में विस्तार है। भारत में पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और पाकिस्तान की बात की जाए दोस्तों तो पंजाब जो प्रांत है, जो पश्चिमी पंजाब है ये वाला, ठीक है, पंजाब प्रांत और सिंधु क्षेत्र, ठीक है, सिंधु क्षेत्र, सिंधु प्रांत। तो यहाँ पर तो इसकी स्थिति है। ठीक है, अगर इस मैदान की भौतिक दशा की बात की जाए तो आप अगर पाकिस्तान के इस पंजाब सिंध प्रांत में देखोगे इस मैदान का भाग, तो ये मैदान एक डेल्टाई भाग है। ठीक है, कैसा भाग है, डेल्टाई। इसका कौन सा, पश्चिमी भाग, जो कि पाकिस्तान के सिंध पंजाब प्रांत में विस्तारित है। इसका पश्चिमी भाग किसका, इस पंजाब या सिंध प्रदेश का, इसका, ठीक है, पश्चिमी भाग डेल्टाई प्रकृति रखता है। ठीक है, डेल्टाई प्रकृति कब, डेल्टाई एस्चुरी का निर्माण कब होता है, जब नदियों के द्वारा समतल भूमि में, ठीक है, विलीन हो जाती हैं, तो वहां पर डेल्टाई एस्चुरी का निर्माण कर लेती है। ठीक है, देखिए अवसाद इकट्ठा करके जमा कर देती है, तो वहां पर डेल्टाई एस्चुरी का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब अगर तीसरी बात की जाए दोस्तों, तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर होगा कि क्या इस क्षेत्र में जो मृदा है वो जो मृदा है वो उपजाऊ है कि अनउपजाऊ। ठीक है, तो इस, अब देखो ये डेल्टाई क्षेत्र है, तो डेल्टाई क्षेत्र की मृदा ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर
ठीक है, अवसादों के जमाव होते हैं, ठीक है, तो कुछ कम मात्रा में उपजाऊ होती है। और इस पंजाब के मैदान में जो मृदा है, जो भौतिक दशा है, वो बांगर है, बांगर प्रदेश, ठीक है। ये कहाँ पर है? इसका पूर्वी भाग, इस पूरे प्रदेश का ये पूर्वी भाग, ठीक है, पूर्वी भाग कौन सी मिट्टी से बना है? बांगर से, ठीक है। अब बांगर कैसी मिट्टी होती है? बांगर दोस्तों पुरानी मिट्टी होती है। पुरानी मिट्टी मतलब बाढ़ का पानी यहाँ नहीं पहुँच पाता है, और अतीत या पुराने समय में बाढ़ आती थी, वो अवसाद जमा हो जाते हैं, ठीक है, और ये मिट्टी पुरानी हो जाती है। जलोढ़ मिट्टी का ये पुराना भाग है बांगर, और नया भाग कौन सा है? कादर, ठीक है। तो बांगर क्या है? जलोढ़ मिट्टी की पुरानी प्रवृत्ति, ठीक है। तो बांगर प्रदेश इसका पूर्वी भाग है, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर नदियों के बारे में। नदियों के दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी जो विशिष्टता है वो यह है कि पंजाब या सिंध प्रदेश में कुछ प्रमुख नदी संधि, ठीक है, कुछ विष्ट पाए जाते हैं। तो उन विष्टों के बारे में बात करेंगे। नदी, जैसा कि आप सभी को पता है, पंजाब पंच दोहाब, ठीक है। पंजाब का अगर वो करोगे तो यहाँ पर पांच नदियां आपको एक साथ बहती हुई दिखेंगी, जिसमें झेलम, चिनाब, ठीक है, रावी, ब्यास और सतलज। तो इन नदियों के कारण यहाँ पर दोहाबों का निर्माण किया गया। काहे का? दोहाबों का। अब ये दोहाब क्या होते हैं? दो नदियां आपस में एक विष्ट, एक दोहाब का निर्माण करती हैं, ठीक है। जैसे कि ये दो नदियां हैं, तो इन दो नदियों के बीच में जो क्षेत्र होता है, ठीक है, उसको दोहाब बोलते हैं। अब कुछ दोहाबों के नाम लिख लेते हैं, जैसे कि पहला दोहाब विष्ट दोहाब, ठीक है, विष्ट दोहाब। उसी प्रकार दूसरा दोहाब दोस्तों रचना दोहाब, ठीक है, रचना। इन्हीं के शब्दों से नदियों के नाम आते हैं, जैसे कि ये बी, ठीक है, बा, और ये शा, तो यहां से बन जाएगा ब्यास प्लस सतलज नदी, ठीक है। तो ये दो नदियों के द्वारा कौन से दोआब का निर्माण होता है? विष्ट दोआब का। रचना दोआब की बात की जाए तो देखो रा से बन जाएगा रावी नदी, प्लस चा से बन जाएगा चिनाब नदी, ठीक है। तो रावी और चिनाब कौन से दोआब का निर्माण करते हैं? रचना दोआब की। इसके बाद छाछ, ठीक है, ये दोनों शब्दों से एक दोआब बनता है। छा से बनता है चिनाब, ठीक है, और जहां से बनता है झेलम, ठीक है दोस्तों, झेलम। इसी प्रकार सिंध प्रदेश होते हैं, तो लगभग 4-5 दोआब हैं, तो ये दोआब आपको याद रखने हैं, ठीक है। दोआब बनते हैं बांगर प्रदेश, इसका पूर्वी भाग, और पश्चिमी भाग डेल्टाई प्रदेश जो पाकिस्तान के पंजाब सिंध प्रांत में आता है। और इसकी जो स्थिति वो आपने देख ली, ठीक है, पंजाब हरियाणा और पाकिस्तान की पंजाब सिंध प्रांत में, ठीक है दोस्तों। तो ये तो पंजाब या सिंधु प्रदेश हो गया। यहाँ पर कृषि की बात की जाए तो यहाँ पर गेहूं, गन्ना, ठीक है, चावल, धान, इनकी कृषि की जाती है यहाँ पर। और ठीक है, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी से मिलकर बना है इसका पूर्वी भाग, ठीक है। तो नदियों को देखा आपने, यहाँ पर 5 नदियाँ, ठीक है, पंजाब में 5 नदियों द्वारा कुछ दोहाबों का निर्माण होता है, बिष्ट, रचना, छाछ, ठीक है, सिंधु प्रदेश, इसमें सिंधु सतलज नदियाँ आती हैं, ठीक है। पंजाब का पूर्वी भाग, ये पश्चिमी भाग। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों हम उत्तर का विशाल मैदान में गंगा का मैदान, जो कि सबसे बड़ा, लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित है। देखो तीसरा भाग गंगा का मैदान। गंगा के मैदान हम तीनों भागों को शामिल करेंगे, जिसमें पहला भाग है ऊपरी गंगा, ठीक है, और दूसरा भाग है इसका मध्य ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है, और मध्य गंगा का मैदान, ठीक है, और तीसरा भाग है दोस्तों इसका निम्न गंगा का मैदान, ठीक है। तो इनके बारे में क्या इनकी भौतिक स्थिति है, क्या इनकी भौतिक दशा है, ठीक है, मृदा क्या है, यहाँ पर कृषि क्या है,
और नदियों की निश्चित प्रक्रिया क्या है, तो इसको देखेंगे। तो सबसे पहले ऊपरी गंगा का मैदान, तो इसकी स्थिति देखी जाए तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के क्षेत्र में, ठीक है, यूपी और ये यूपी, इन क्षेत्रों में विस्तारित है ये, ठीक है। और अगर दोस्तों यहाँ पर नदियों की बात की जाए तो गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से, ठीक है, जो कि उत्तर में यहाँ पर बिल्कुल बाबर का निर्माण करती है, ठीक है, बाबर और तराई। इसके बाद अगर मध्य गंगा की बात की जाए तो ये यूपी और बिहार, ठीक है, इन दो राज्यों में विस्तारित है। निम्न गंगा की बात की जाए दोस्तों, पूरे उत्तर विशाल मैदान में निम्न गंगा थोड़ा दक्षिणी, ठीक है, यहाँ पर झुका हुआ है। इसका झुकाव भी कुछ इस तरीके से है, किस तरीके से दोस्तों, पश्चिमी उत्तर से लेकर के पूर्वी दक्षिण की तरफ, ठीक है, पश्चिमी उत्तर से लेकर के पूर्वी दक्षिण की तरफ, ठीक है। तो जो निम्न गंगा का मैदान है वो दार्जिलिंग, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में आता है, दार्जिलिंग, ठीक है, वेस्ट बंगाल, बिहार, इन क्षेत्रों में विस्तारित है, ठीक है, निम्न गंगा का मैदान। अब इन मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। तो ऊपरी गंगा का मैदान, यहाँ पर भी दोस्तों आपको उष्ण कटिबंधीय जलवायु देखने को मिल जाएगी, शुष्क जलवायु यहाँ पर नहीं है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ठीक है। और कृषि की बात की जाए तो ऊपरी गंगा के मैदान में दोस्तों गेहूं, गन्ना, इनकी कृषि अधिक की जाती है, ठीक है। मध्य गंगा की बात की जाए तो इसकी भी प्रकृति, इसकी भी जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। और यहाँ पर गेहूं, गन्ना के साथ चना, ठीक है, धान और कुछ दालें की जाती हैं, ठीक है। निम्न गंगा की बात करें दोस्तों तो इन सभी गंगा के पूरे मैदान में, ठीक है, सभी प्रादेशिक विभाजन की प्रकृति कैसी है, उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। और यहाँ पर आपको धान, ठीक है, जूट, गेहूं, गन्ना, कपास, ठीक है, इनकी कृषि अधिकतर की जाती है निम्न गंगा के मैदान में, ठीक है। तो ये तो गंगा के मैदान के 3 भागों की ओनली क्या हुई है, जलवायु जो कि उष्ण कटिबंधीय है, और स्थिति और कृषि। अब बात करेंगे मृदा की, तो इस पूरे मृदा में अधिक, ठीक है, अधिक उपजाऊ मृदा पाई जाती है, क्योंकि सबसे अधिक, देखो आप अगर बात करोगे तो उत्तराखंड से यहाँ से नदी निकलती है, कौन सी, गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी जो आगे चल के ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, और ठीक है, बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन का डेल्टा बनाती है और यहाँ पर विलीन हो जाती है। तो इस गंगा की नदी है वो सबसे अधिक कौन से क्षेत्र से होकर गुजर रही है, इस उत्तर के विशाल मैदान से। अब ये विशाल मैदान है अर्थात एक समतल पृष्ठ है, तो जब कोई भी नदी समतल पृष्ठ से होकर गुजरती है तो वो कुछ मंद गति से गुजरती है, ठीक है, वो अपने बीच में कुछ नदी द्वीपों का निर्माण करती है और प्रतिवर्ष निश्चित क्रिया के द्वारा, बाढ़ के द्वारा, ठीक है, मृदा जमा करती है और इस मैदान को अधिक उपजाऊ बनाती है, ठीक है। तो ये मैदान बहुत अधिक उपजाऊ मैदान है, ठीक है, जिसका ऊपरी भाग कुछ भांवर या तराई हो सकता है, लेकिन आपको ये मध्यवर्ती और ये निम्न गंगा का मैदान बहुत अधिक उपजाऊ मैदान है, ठीक है दोस्तों। गंगा की बहुत अधिक सहायक नदियां, जैसे कि अब बात करें तो कुछ यमुना नदी निकलती है यमुनोत्री के से, इधर से यहाँ मिलती है, ठीक है। और इसकी गंगा के उत्तर में बहुत सारी नदी मिलती है, गंडक, कोसी, ठीक है, गोमती। और अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात की जाए तो प्रायद्वीपीय भारत में से भी चंबल है, सोन है, ठीक है, ये नदियां इस गंगा के नदी में, गंगा के विशाल मैदान में गंगा नदी में मिलकर निश्चित क्रिया का इस मैदान निर्माण करती हैं और आगे चल के ये बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इन विभिन्न नदियों, इतनी विशाल विशाल विभिन्न सहायक नदियों की निश्चित क्रिया, ठीक है, उनके अवसाद के जमा होने से इस उपजाऊ विशाल मैदान का, इस गंगा के मैदान का निर्माण होता है, ठीक है, जो कि सर्वाधिक उपजाऊ है, ठीक है। मृदा कैसी है दोस्तों यहाँ की, जलोढ़ मृदा, ठीक है। अब जलोढ़ में बांगर भी होता है और खादर भी होता है, तो बांगर और खादर, बांगर कैसा होता है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुंच सकता, ठीक है, अर्थात जलोढ़ का पुराना, ठीक है, पुरानी मिट्टी,
पुरानी मिट्टी कौन सी होती है, बांगर, ठीक है, और खादर कौन सी होती है, नई मिट्टी। तो ये दोनों मिट्टी आपको देखने को मिल जाएंगी इस उत्तर के विशाल मैदान के गंगा के मैदान में। मृदा हो गई। अगर यहाँ की दोस्तों कृषि की बात की जाए तो यहाँ पर कृषि सबसे अधिक उत्तम होती है पूरे भारत में, ठीक है। और यही कारण है, यही कुछ भौगोलिक कारण इस उत्तर के विशाल मैदान में, इस गंगा के मैदान को बहुत अधिक भौगोलिक कारक प्रदान करते हैं। भौगोलिक कारक, जब कृषि अधिक हो रही है, ठीक है, अधिक उपजाऊ क्षेत्र है, खनिजों की उपलब्धता है और भूमजल है यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार कुछ शक्ति के साधन, ठीक है, जिसमें पेट्रोलियम और कोयले का उत्पादन, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों इस मैदानी भाग में कृषि को विस्तारित किया जा सकता है, ठीक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या, लगभग 60% जनसंख्या उत्तर की इस मैदान में निवास करती है। और जनसंख्या का आकर्षक कारक केवल एक ही है, भौगोलिक, ठीक है। भौगोलिक कारक, कुछ आर्थिक कारक, भौगोलिक कारकों से आर्थिक कारक निर्माण होता है और आर्थिक कारकों से ही वहाँ की सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व बनती है। अगर गंगा के मैदान की बात की जाए दोस्तों, तो गंगा का मैदान एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, एक ऐतिहासिक महत्वता रखता है। कैसे? आपने अगर प्राचीन भारत पढ़ा होगा तो प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में जो सभ्यता विकसित हुई, जो सिविलाइजेशन का विकास और उनका वो हुआ, तो आपको इन नदियों के क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। जो सम्राट था अशोक, उसने लगभग भारत के 16 महाजनपदों को विजिट कर लिया था। तो 16 महाजनपदों में मगध, ठीक है, काशी, कौशम, वैशाली, तो ये उत्तर के विशाल मैदान में बसे हुए थे। ये प्रारंभिक राज्य उत्तर के विशाल मैदान में अच्छी तरह फल फूल रहे थे। और दोस्तों इसका कारण है इन विभिन्न नदियों, ठीक है, क्योंकि उनको जल की उपलब्धता प्राप्त है, ठीक है। यहाँ पर उस समय विभिन्न जंगल, उपजाऊ मृदा जिससे कृषि करना, ठीक है, जंगलों में जंगली जानवरों का सेना में उपयोग, तो इसका ऐतिहासिक भी बहुत अधिक महत्व है इस पूरे उत्तर का विशाल मैदान का, ठीक। सिंधु घाटी सभ्यता का, इस सिंधु की सहायक नदियों का सभ्यताओं के क्षेत्र में, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता इस क्षेत्र में, ठीक है। और इसमें प्रारंभिक राज्य महाजनपद इसमें विकसित हुए थे, ठीक है। तो इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, तो उत्तर के विशाल मैदान, गंगा के मैदान समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान अपने आप में क्या महत्वता रखता है, बाकी क्या भौतिक दशा, जलवायु, कृषि, मृदा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान आपको देखने को मिल जाएगा भारत के इस पूर्व में, ठीक है। पूर्व में उत्तर के विशाल मैदान का सबसे पूर्वी भाग, अगर इसके भी पूर्व देखा जाए तो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हिमालय पर्वत बलित होता है, तो मूलधार के रूप में म्यांमार में विस्तारित होता है, जिसे अराकान युमा के नाम से जाना जाता है। तो ये मैदान कुछ इस तरह से घिरा हुआ है, इधर कुछ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक, इधर हिमालय पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। और यहाँ की बात करोगे तो यहाँ पर एक पठार है, मेघालय का पठार, जो कि इस प्राचीन पठार का ही एक भाग है, ठीक है। इस गैप का निर्माण, ठीक है, ये पहले जो पठार था वो यहाँ पर था, तो यहाँ पर इसका जो प्लेट है वो खिसकने के कारण, ठीक है, मेघालय के पठार का। अब अगर ब्रह्मपुत्र के मैदान की स्थिति की बात की जाए, ठीक है, तो उत्तर के विशाल मैदान में सबसे पूर्वी मैदान जो उत्तर में हिमालय श्रेणियों, ठीक है, मेघालय के पठार और पूर्व में कुछ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये आप स्थिति में लिख देना। इसके बाद बात करेंगे यहाँ की जलवायु के बारे में, ठीक है। तो यहाँ की उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, ठीक है, और यहाँ पर सदाबहार वन मिलती है, ठीक है, सदाबहार वन। इसी प्रकार अगर इस मैदान के निर्माण की बात की जाए तो इस मैदान का निर्माण कुछ हिमालय नदियों के द्वारा, उनकी निश्चित क्रिया के द्वारा अवसाद जमा होने से इस विशाल मैदान का, इस ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण होता है। और यहाँ पर फसलों की बात की जाए तो जैसा कि आपको पता है असम में, ठीक है, जिसमें जूट है, चाय सर्वाधिक यहाँ पर की जाती है। और यहाँ पर खनिज संसाधन भी, ठीक है, अधिक देखने को मिलती है।
क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी इस ब्रह्मपुत्र के मैदान में बहती है, तो अपने बीच बीच में कुछ नदी द्वीपों का निर्माण करती है। जैसे आप बात करेंगे मांजुली की, जो कि असम का एक जिला है, तो मांजुली नदी द्वीप जो पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो इस ब्रह्मपुत्र के मैदान में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया नदी द्वीप ही है। ठीक है, क्योंकि इस ब्रह्मपुत्र के मैदान में इस पूर्वी भाग में, ठीक है, पूर्वी पहाड़ियाँ, यहाँ पर लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र बीच बीच में क्या करती है, NW2 का निर्माण भी करती है। NW2 क्या होता है, ठीक है, नेशनल वाटर मार्ग, ठीक है, जिसमें सदिया से धुबरी तक ले चलती, सदिया से धुबरी के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया नेशनल वाटर मार्ग है। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र के मैदान में, ठीक है, समतल भूभाग में बहते समय बनाती है। तो आपने देखा ब्रह्मपुत्र की स्थिति उत्तर के विशाल में सबसे पूर्वी, जिसमें उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणी, कुछ पहाड़ियाँ और आपको मेघालय का पठार से लगा हुआ कौन सा है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। यहाँ पर लगभग 2 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, जिसमें जूट, कपास, ठीक है, चाय की सर्वाधिक कृषि की जाती है। जलवायु यहाँ की उष्णकटिबंधीय है और यहाँ पर सदाबहार वन आपको देखने को मिल जाएंगे। और खनिज सबसे अधिक मिलते हैं इसमें, पेट्रोलियम, ठीक है, जैसे कि असम के डिगोई नामक स्थान से सबसे अधिक पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं, खनिज संसाधन, उनकी खोज। इसी प्रकार अगर आप नदी द्वीपों की बात करेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ठीक है, जो असम का एक जिला है, उसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इस मैदान में बहते समय होता है। ठीक है, नेशनल वाटरफॉल जो सदिया से धुबरी के बीच बनाया गया है। तो ये तो कुछ ब्रह्मपुत्र के मैदान की विशेषताएं, भौतिक दशा, स्थैतिक महत्व, ठीक है, कृषि मैदान है। तो यहाँ पर भी कैसी मृदा होगी दोस्तों, उपजाऊ, ठीक है, जो बांगर खादर के रूप में जानी जाती हुई। तो नदियों की बात की जाए तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी भी कुछ सहायक नदियां, जिसमें दिबांग है, ठीक है, लोहित नदी है। इन नदियों की निश्चित क्रिया के द्वारा अवसाद जमा होने से इस मैदान का निर्माण होता है। तो दोस्तों काफी बड़ी वीडियो है, मैं समझ रहा हूँ। तो आपने अगर इस वीडियो को पूरा देख लिया है तो एक बार अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ये पूरा विश्वास आपको मैं दिलाता हूँ। और अब हम इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स को देखते हैं जो छूट चुके हैं और हम उनको लिख नहीं पाए या मुझसे नहीं भूल पाए, ताकि आप उन पॉइंट्स को भी ध्यान में रखें और इस मैप को देखकर कभी भी इस उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन में कोई सा भी कॉन्सेप्ट आपसे छूटे नहीं। ठीक है, तो अगर पॉइंट्स की बात की जाए तो हमने यहाँ पर अरावली पर्वत देखा, राजस्थान के मैदान है, जो कि केंद्रीय उच्चभूमि और राजस्थान के मैदान विभाजक रेखा कार्य करती है। जो लूनी नदी होती है वो नागा पहाड़ी से निकलकर कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। ये पॉइंट हम भूल गए थे, ठीक है, इसको कवर कर लिया। राजस्थान का मैदान जो कि मरुस्थलीय है, इसके उत्तर में पंजाब का मैदान सिंधु का प्रदेश है, ठीक है, सिंधु प्रदेश, जो कि डेल्टाई और बांगर मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, ये सबसे अधिक उपजाऊ जलोढ़ मृदा से, फिर गंगा का मैदान, जिसको 3 भागों में बांटा गया, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। ठीक है, तो इसकी बहुत अधिक महत्व है, इसका औद्योगिकरण में महत्व है। औद्योगिकरण में क्यों महत्व है, क्योंकि यहाँ पर क्या, विभिन्न नदियों के द्वारा जल की उपलब्धता सुनिश्चित है, जिससे शहरीकरण, नगरीकरण में विकास होता है और लगभग कृषि के विस्तार से 60% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। और उसका आकर्षक कारक कुछ भौगोलिक दशाएं, जिसमें जल की उपलब्धता है, ठीक है, एक समतल मैदान है जिसमें कृषि का विस्तार किया जा सकता है, और जलोढ़ मैदान अर्थात उपजाऊ मैदान है, ठीक है, कृषि उन्नत और अच्छी उपज देती है, जिसमें गन्ना, गेहूं, कपास, ठीक है, धान की कृषि की जाती है, चावल। निम्न गंगा का मैदान जो दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल और बिहार क्षेत्र में विस्तारित है, जहाँ पर जूट, धान और चावल की खेती, ठीक है, कपास की खेती की जाती है। इसी प्रकार एक ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ठीक है, तो लगभग मैंने सभी पॉइंट्स को, सभी कॉन्सेप्ट को इसमें शामिल कर लिया है। और जो भौतिक दशा है इनकी, इन मैदानों की प्रादेशिक विभाजन करते समय, वो हमने लगभग पूरा कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों अगला जो वीडियो लेक्चर होगा इसके बाद, वो हम प्रायद्वीपीय भाग पढ़ेंगे कि प्रायद्वीपीय भाग में बुंदेलखंड का पठार है, मालवा का पठार है, जिसमें काली मृदा पाई जाती है, वो काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ, बुंदेलखंड, बघेलखंड का पठार, ठीक है, सतपुड़ा का पठार, जो विभिन्न 2 बड़ी बड़ी नदियों के बीच एक सर्करी, एक बाउंड्री लाइन का निर्माण करता है। ठीक है, रिफ्ट घाटी पढ़ेंगे
और इस प्रायद्वीपीय पठार को अच्छी तरह से मैप डायग्राम के द्वारा कवर हम कर लेंगे। तो आपको मैं उत्तर के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन पढ़ा दिया है, तो मैं आशा भी करता हूँ और विश्वास भी है कि आपको ये मैदान का प्रादेशिक विभाजन, इससे पहले दोस्तों मैंने हिमालय पर्वत के दक्षिण में जो उत्तर का विशाल मैदान है उसका भौतिक विभाजन पढ़ाया था, अर्थात वहाँ पर जो भू आकृतियाँ हैं, जो भौतिक प्रदेश हैं, उनके आधार पर, जिसमें भावर ठीक है, बांगर और तराई, खादर, इन प्रदेशों को देखा। आज हमने इसका प्रादेशिक विभाजन पढ़ा है, जिसमें सभी भौतिक दशाओं को शामिल किया है। ठीक है, तो जाते जाते दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह देख लिया है तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं। ठीक है, लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट भी कीजिए, हमको बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि मैं आने वाली सभी वीडियो को अच्छे से और डिस्क्राइब कर सकूं, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ सके। ठीक है, मैं उत्साहित भी होऊंगा और अपने आप में गौरवान्वित महसूस करूंगा कि मेरी वीडियो को इतने लोगों ने लाइक किया, अच्छे से समझा, अच्छा फीडबैक आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, जब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। आज आपने पूरी वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो मिलते हैं।